कि जब हम आज़ादी के वक्त जब अंग्रेज का शासन यहाँ पे था, उस वक्त जो आज़ादी में लड़ाई लड़े लोग वे हम लोग के बीच नहीं रहे। और जिन्होंने संविधान लिखा, संविधान किस परिस्थितियों में लिखे, उनकी शिक्षा दीक्षा किस परिस्थिति में हुई। स्कूल में उनको जाने नहीं दिया जाता था, उनकी सोच को लोग दबाना चाह रहे थे। खैर अपने बलबूते को उन्होंने शिक्षा हासिल करके उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज, उनका कहने का सेंस ये नहीं कि सिर्फ दलित समाज का, उनका समाज ये था कि सभी को समान रूप देना, संविधान सभी को सब बराबर का अधिकार देना। तो आज जो परिचर्चा जो चल रही है, जो आज़ादी में कुर्बानी हुई, उसमें हम लोगों के बीच जो आंखों देखा हाल जिन्होंने देखा, उन लोगों की तादाद कम हो गई है। और दूसरी बात यह है कि 1990 में जब हमारे लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, उस वक्त जो नौजवान इस परिस्थिति को नहीं देखे थे जो उनके बाद में उनकी पैदाइश हुई, और ये जिंदगी उन्होंने नहीं देखा। क्योंकि राजेंद्र भाई और केदार बाबू बहुत विस्तृत से, मनोज जी बहुत विस्तृत से बता रहे हैं कि वक्त बहुत कम ज़्यादा हो गया है, मैं कम ही समय में अपनी बात रखता हूँ। तो 1990 के बाद जिनकी पैदाइश हुई, उन्होंने अपनी सामाजिक क्रूरता को नहीं देखा। और जो सामाजिक नेता होते हैं, जब इस देश की लड़ाई खत्म हुई और यहाँ पे संविधान सभा की चुनाव होने जा रहा था, उस वक्त भी यहाँ के लोगों नहीं चाह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा में जीत करके आए। उनको पूरी तरह से रोके जाने का काम किया जा रहा था। खैर उन्होंने संविधान सभा में जीत करके आए और अपने संविधान उन्होंने लागू किया। कहने का मेन उद्देश्य यह है, संविधान लागू हो गया, लेकिन इसका प्रारूप देश में लागू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। 1914 में 2014 में लालू जी ने संविधान यात्रा निकाले थे उन्होंने, और उन्होंने कहा कि यहाँ के जनता तुम सूझबूझ हो जाओ, क्योंकि ये देश खतरे में जा रहा है। और उसके बाद हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संविधान यात्रा करके संविधान बचाओ यात्रा उन्होंने किया। आज परिचर्चा इसी पे है कि जब संविधान लागू हो गया और 1914 के बाद से 2014 के बाद से जब देखेंगे कि यहाँ के इतिहास को बदलने की मुहिम चल रही है कि किसी तरह इतिहास यहाँ का बदल दिया जाए और दूसरा संविधान लागू किया जाए। इसके प्रति कुछ जला करके लोगों ने प्रयोग किया दिल्ली में, संविधान जलाने पर रिएक्शन क्या हो रहा है। कुछ लोगों से जानबूझ करके दिल्ली में जलवाया गया। जब इसका रिएक्शन ज्यादा आने लगा तो वहीं पे इस बात को स्टॉप कर दिया गया, इसको रोक दिया गया। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। जो सामाजिक न्याय के योद्धा होते हैं, जब संविधान लागू हो गया, अंग्रेज ये सोच रहे थे कि यहाँ पढ़ा लिखा तो कोई लोग है नहीं, कैसे देश चलेगा। एक जासूस के रूप में वहाँ से विदेश से एक विदेशी को भेजा गया अंग्रेज से। उन्होंने आकर के यहाँ के प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू प्रसाद जी के यहाँ गए। उन्होंने उनको बात बताया कि अभी प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं। फिर और जगह गया, फिर अंत में जाकर के अम्बेडकर जी के आवास पे गया। उन्होंने रात में 9 बजे
11 बजे के लगभग उनके आवास पर घूमते घूमते पहुंचने का मौका मिला। जब 11 बजे वहां गए, ये विदेश से जो आए थे, तो अम्बेडकर जी एक चटाई पे बैठ करके, उस वक्त बिजली नहीं थी, डिबिया जला करके पढ़ाई कर रहे थे। वो विदेशी ने पूछा कि सारे लोग, प्रधानमंत्री, देश आजाद हो गया, सारे लोग सोए हुए हैं और आप किस तकलीफ में है कि ये डिबिया जला करके पढ़ रहे हैं? उनका जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा, जो सोए हुए उनका समाज जगा हुआ है, हमको जगना इसलिए पड़ रहा है कि मेरा समाज सोया हुआ है। जो समाजवादी होते हैं वे दिन रात में सपना नहीं देखते हैं। उनका सपना ये होता है कि मेरा समाज में एकजुटता कैसे आए, ये सोच सोच करके रात भर उनको सोने नहीं देता है। वैसे आदमी को हम समाजवादी करते हैं। जिस समाजवादी के दिमाग में ये बात रहता है और रात भर आसानी से सो नहीं पाता है, उसको ये जगा करके रखता है। तो ये बात जितने भी हमारे समाजवादी, केदार बाबू से पूछिए, यहाँ बैठे हुए हैं, अगर रात में ये बात इनको याद आ जाती है और ये रात में सो लेते हैं, तो ये हमको बताएं कि हम सो जाते हैं। ऐसे समाजवादी को नींद नहीं आता है कि हमारा समाज में जो आज का जो स्थिति है, देश बहुत विकट परिस्थिति में है। मैंने बताया कि कुछ पन्नों को जला करके टेस्ट किया गया कि इस पर क्या रिएक्शन होता है। देश से पूरा रिएक्शन जब आने लगा तो वहीं पे उसको स्थगित कर दिया। जिनके दिमाग में ये सोच चल रहा है, उसके बाद आपको जो आरक्षण मिला हुआ है, वो आरक्षण में कटौती कर दिया गया। अब देखेंगे विस्तृत, तो नेट पर जाकर के खोल करके देखेंगे, सारे प्रोफेसर, सारे जज, सभी में ये नियम को शिथिल कर दिया गया। उसमें आपके बच्चे नहीं जा सकते। अब आरक्षण नौकरी में देना था और हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कितना रोजगार उन्होंने दिया। खैर, आज प्राइवेटेशन की तरफ देश चल पड़ा है। प्राइवेट करने का सेंस क्या है? आज हमारा भारतीय रेल, जो पूरे भारतीय का गर्व होता था कि हमारे रेल में भारतीय रेल लिखा जाता था, उसको अब अडानी रेल करके लिखा जा रहा है। इससे हमारी दुर्दशा और क्या हो सकती है? हवाई जहाज को, एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है, LIC को बेच दिया गया। बेचने का मेन सेंस यही है कि हम नौकरी में आरक्षण खत्म करेंगे, क्योंकि हम सभी को आरक्षण दे करके हम इस देश पे बोझ समझ रहा है। जो इस बात को समझ रहा है वो बोझ समझ रहा है। तो बोझ मेरे सर से कैसे खत्म हो? तो हम आरक्षण नहीं दे पाए, इसके लिए हम प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेट किसी एक आदमी के हाथ में दे दे और उसको मर्जी है किसको रखना है वो रखेगा। वो रोस्टर के हिसाब से नहीं रखेगा। बाकी यही सब चीज़ है। ये हमारे आदमी, हमारे लोग इस बात को हम चौक चौराहा गाँव में नहीं बता पाते हैं। और मूल मंत्र 3 था, शिक्षित बनो। जब तक समाज में शिक्षा नहीं आएगा, हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब हम देखते हैं, एक आदमी अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है किसी टोला मोहल्ला से, तो उस गांव में भी आना वो पाप समझता है। उस टोला में बैठना तो दूर, वो कहीं टाउन पकड़ता है नौकरी के लिए, या तो सऊदीया जाता है, या दिल्ली जाता है, या बम्बे जाता है, या पटना जाता है। तो ऐसे करने से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको जोड़ करके रहना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित हो। संगठित होने का सेंस ये था कि हम पढ़ लिख लिए और अपनी बात हम दूसरों को नहीं बताएंगे, उसको भी रास्ता नहीं दिखाएंगे, हम संगठित नहीं हो पाएंगे। एक बात हम दूसरे को बताएंगे, जो दुख सुख में भागीदारी हो। संगठित रहो। संगठित का सेंस ये था कि हम अपने समाज में एक रूपता रखें,
और अपने देश की टोला मोहल्ला के सारे चीज़ों में भागीदारी लेकर के हम इस देश को आगे बढ़ाने की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज इस संविधान पे हम लोग का बैठने का परिचर्चा करने का मेन उद्देश्य यह है कि मेरा संविधान लिखने में कोई ऐसे नहीं लिखा गया, कितना कुर्बानियाँ दी गई और ये कुर्बानियाँ फिर से नहीं देनी पड़े, इसके लिए इसको बचाने की जरूरत आपके कंधों पर है, हमारे कंधों पर है। तो ये परिचर्चा का मेन उद्देश्य यह है कि लोग जो 90 के बाद पैदा हुए इस बात की जानकारी उनको नहीं है कि लालू जी ने एक वर्ड आता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस वर्ड आता है। कॉन्फिडेंस का माने क्या होता है? आज हम लोग एक उत्सव हॉल रक्सौल में बैठे हुए हैं और कोई कहे कि नहीं रक्सौल में आप लोग नहीं है, मोतिहारी में है, चाहे बीरगंज में है, इस बात को कोई नहीं मानेगा, कहेगा कि नहीं हम लोग उत्सव हॉल में है। इसी का नाम है कॉन्फिडेंस। लालू जी जब राज में आए उन्होंने देखा कि लोग, एक पुलिस की गाड़ी अगर गांव में जा रही है पूरा गांव खाली हो जा रहा, सारे लोग छुप जाते थे कि हमसे क्या पूछ दिया जाए। लालू जी का जो सामाजिक न्याय के योद्धा माने जाते हैं भी आपके सामाजिक न्याय, उन्होंने अपने मंच पर जब भी आम सभा करते थे पीएम को बुला करके बोलते थे कि सबसे बड़ा पदाधिकारी है आपकी सेवक है ये, इससे अंदर जनता के सामने प्रणाम करवाते थे। ये करने का सेंस नहीं था कि उसको डिमोरलाइज करना था, अंदर लोगों के जनता के बीच कॉन्फिडेंस आए कि डीएम कैसा होता है। एक बकरी चलाने वाला कहीं चला रहा था, डीएम साहब की गाड़ी गुजरी तो उनसे कुछ बुला करके पूछ लिया और वो लड़का जब घर आया किसी से बात नहीं कर रहा था। पूरे गांव के लोग बैठे, क्या बात हुआ है तुम बताओ। लड़का का जवाब आया, जो मुंह पीएम से बात कर ले वो आम जनता से क्या बात कर सकते। तो यही कॉन्फिडेंस लाने का मेन सेंस था। चरवाहा विद्यालय खोले, हर मोहल्ला में जाकर के मुसहर टोली में, काम टोली में जाकर के बच्चों को नहलाते थे। तुमको भी अधिकार है साफ सुथरा रहने का, तुमको स्वस्थ रहने का अधिकार है, तुमको भी शिक्षा देने का अधिकार है। ये सब करके लोगों में कॉन्फिडेंस आया और लोग अपनी आवाज जो नहीं बोल पाते थे वो बोलना शुरू किए। लेकिन जो 90 के बाद है, जो बच्चे नौजवान जो अभी हुए हैं ये दूसरे धारा में बह गए हैं। ये धारा जो गार्जियन सुन रहे इस बात को, उनको रोकने की जरूरत है, तो उससे भी ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ेगी फिर संविधान को बचाने के लिए। पहले से अगर हम सतर्क हो जाएंगे तो ये जहाँ की है आपके देश है, आपको रक्षा करना है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत देर हो गई, बात तो बहुत थी अभी, मैं सभी लोगों का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ के संगठन अब हमारे नौजवान साथी मनोज यादव जी बने हैं, जो भी प्रखंड अध्यक्ष है और जो भी संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी उन लोगों को जमीन पे काम करने की जरूरत है और जमीन पर हम काम करके दिखाएंगे। और जो भी अध्यक्ष सबसे अच्छा काम करेंगे उनको 1 साल में हम लोग सम्मानित भी करेंगे, पूरे मंच लगा करके हम लोग सम्मानित करेंगे। लेकिन समाज से जुड़ करके रहने की जरूरत है। हम देखते हैं जब आप सरकार में हैं और हमारे लोग यहाँ 22 प्रकोष्ठ है हम लोगों का, 22 प्रकोष्ठ में सब जगह जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष बन जाए, पंचायत अध्यक्ष बन जाए और उसका ट्रेनिंग करा करके जो भी जिस डिपार्टमेंट के हैं अगर कहीं भी जरूरत पड़े वो उस पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा और वो अपने काम में उसको दर्ज किया जाएगा। और उसके साथ सारे विभाग 22 प्रकोष्ठ है वे अपने काम करना शुरू कर देंगे।
तो हम लोगों को कहीं से परेशानी नहीं होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।